दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारे नियमित दर्शकों को मालूम है, हम कभी बीच में जब कभी अच्छी किताबें हमें मिलती हैं, हम सप्ताह में 15 दिन पर जब भी मिलती हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि किताब के लेखक हमारे साथ हों। तो आज इस क्रम में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जो हाल ही में छपी है और ये किताब लिखी है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आशुतोष ने। सत्य हिंदी के संस्थापक संपादक के रूप में आप उनको जानते हैं, टेलीविजन चैनलों में रह चुके हैं, अखबारों में भी काम किया है उन्होंने और सामाजिक आर्थिक विषयों पर बेहतरीन अपने लेखन के लिए वो जाने जाते हैं। कई अखबारों में आजकल अंग्रेजी के कॉलम भी लिखते हैं। इनकी किताब है रिक्लेमिंग भारत, व्हाट चेंज्ड इन 2024 एंड व्हाट लाइज अहेड। किताब को छापा है वेस्टलैंड ने। तो इस किताब की चर्चा के क्रम में सबसे पहला जो सवाल आशुतोष जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं वो ये कि आपके हिसाब से इस किताब का मुख्य संदेश क्या है? आप कैसे देखते हैं? फिर हम आते हैं इस किताब की विवेचना पर। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी। सबसे पहले इस बात को लेकर, क्योंकि आज के जमाने में भी लोग किताबों पे चर्चा करते हैं, ये थोड़ा रेयर हो गया है। लेकिन जब मैंने ये किताब रिक्लेमिंग भारत लिखी तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी सी इसकी चर्चा हो पाएगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण संदेश था, महत्वपूर्ण संदेश इसी बात को लेकर ये था कि 2024 का जो चुनाव है, दरअसल ये 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना में कितना अलग है। और हिंदुत्व की जो सीमा है, विचारधारा की जो सीमा है, आरएसएस की विचारधारा की जो सीमा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की जो लक्ष्मण रेखा है, वो कितनी गहरी है और क्या अभी भी उसमें वो तेज बाकी है जो तेज पहले नहीं था। इसलिए मैंने पूरी किताब को सिर्फ क्रॉनिकलिंग ऑफ इवेंट्स, यानी सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं किया मैंने इसमें, और ना ही मैंने इसमें कोई एक लीनियर फैशन में चीजों को एनालाइज करने की कोशिश की कि एक के बाद एक घटनाक्रम किया फिर उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है। हमने मूल रूप से इसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है, जो मूल विचारधारा हिंदुत्व, उसके बरक्स सारी घटनाक्रमों को रखने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की कि जो चीजें हो रही थी वो क्यों हो रही थी और जो चीजें नहीं हो रही थी वो क्यों नहीं हो रही थी। तो एक तरीके से इस किताब के माध्यम से मुझे भी ये समझना था, लोगों को बताना था कि क्या हिंदुत्व 10 साल बाद भी आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले दिखाई पड़ता था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी उतने ही अपराजेय दिखाई पड़ते जितना पहले दिखाई पड़ते थे, या उनके तेज में, उनकी आभा में कमी आई है? और अगर कमी आई है तो क्यों है, किस लिए है, इसकी विवेचना मैंने इस किताब के माध्यम से करने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में किस हद तक एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो इंडिया का एक धारणा आजादी की लड़ाई के समय ही इवॉल्व हो रही थी, उसको डैमेज करने में और हिंदुत्व जिसको आजकल कहते हैं, उस हिंदुत्व की राजनीति को, समाज नीति को और वैचारिकी को स्थापित करने में आरएसएस बीजेपी को किस हद तक कामयाबी मिली है आपके हिसाब से? क्या भारत वाकई बदल चुका है? जी देखिए उर्मिलेश जी, और मुझे लगता है कि आपसे बातचीत करने में जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं, क्योंकि आप चीजों को जितनी गहराई से, जितनी बारीकी से आप पकड़ते हैं, उसमें बड़ा आनंद है। जब मैंने इसके पहले वाली किताब लिखी थी, इसका नाम था हिंदू राष्ट्र, जिसमें मैंने 2014 से लेकर 2019 के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल था उसकी विवेचना की थी, और उसकी विवेचना भी मैंने हिंदुत्व के आईने में ही की थी। तो उसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, जिसका नाम था मार्च ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्टेट, यानी एक वैचारिक राष्ट्र राज्य की आहट या उसकी नजदीकी का एहसास आप कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये बहुत सोच समझ के शब्द का इस्तेमाल किया था, मार्च ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान में एक आइडियोलॉजिकल स्टेट आ गया है। मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की आहट को महसूस कर रहा है और अपने इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है।
क्योंकि जब आप आइडियोलॉजिकल स्टेट की बात करते हैं तो फिर आपको सोवियत यूनियन जाना पड़ता है, चीन जाना पड़ता है, पूरे वेस्टर्न यूरोप जाना पड़ता है, हिटलर के आइडियोलॉजिकल स्टेट की बात फिर होती है, मुसोलिनी के आइडियोलॉजिकल स्टेट की बात होती है। तो वो जो आइडियोलॉजिकल स्टेट है और आहट जो मार्च ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। हमारा जो आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी, और मैं अपनी दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी किताब के अंदर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रमुखता नहीं दी, मैंने आरएसएस की विचारधारा, हिंदुत्व को प्रमुखता दी है। मेरा मानना यह है कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी नहीं होते, कोई और अगर प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से होता है, आरएसएस की तरफ से होता, तो भी मोर और लेस स्थितियां ऐसे ही होती, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव, परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए जब हम मोदी के चरित्र को आकलन करते हैं और उसको पूरी तरीके से पिछले 11 साल से जोड़ देते हैं, तो शायद हम मौजूदा परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे। मेरा यह कहना यह है कि भारत ने 1947, 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिली और जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपनाया, तो इस देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस, एक संवैधानिक सहमति बनी थी कि ये देश ऐसे चलना चाहिए, सरकारों को ऐसे चलना चाहिए, तमाम संस्थानों को ऐसे चलना चाहिए, समाज की ये गति होनी चाहिए। ये सारी चीजों पर एक सहमति थी। यानी जो आजादी की लड़ाई में जो एक विचार प्रवाह हुआ और उससे जो एक यूटोपिया बना, उस यूटोपिया को भारत के संविधान ने पूरी तरीके से अंडरलाइन करने की कोशिश की, उसको स्थापित करने की कोशिश की। आरएसएस तब तक बीजेपी नहीं पैदा हुई थी, जनसंघ भी नहीं था। आरएसएस को भारत के उस संवैधानिक यूटोपिया पर ही आपत्ति थी। तब भी आरएसएस ने कहा था कि इसमें भारत की आत्मा नहीं है, इसलिए हिंदू इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक कि तिरंगा तक को अपशकुन कहा था। और यही बात सावरकर भी कह रहे थे, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े आदि पुरुष हैं, आइडियोलॉजिकल सबसे बड़े उनके आइडियोलॉग हैं। तो बीजेपी जो आज उसकी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक शाखा है, वो मालूम था कि वो इस संविधान को नकार करके नहीं चल सकती, इसलिए उसने उस संविधान के अंदर ऑपरेट करने के तरीके सीखे और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और 2014 में वो पूरी तरीके से कामयाब हो गए। यानी विद इन लिबरल स्फीयर में वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, लिबरल जो सिस्टम था उसका इस्तेमाल करके या उसका एक्सप्लॉइट करके। लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये थी कि सत्ता अगर एक बार मिल जाए तो इस संविधान को अगर हो सके तो हम किनारे कर सके, क्योंकि उनको इस संविधान में किसी तरीके की कोई आस्था नहीं है। अब दिक्कत क्या है कि जिस 2024 के चुनाव में जब उन्होंने 400 सीट मिलने की बात की, तो दरअसल ये उसी तरफ इशारा था कि अगर 400 सीटें में मिल जाएंगी तो हम भारत के संविधान को पूरी तरीके से बदल देंगे। लेकिन उनको मिली 240 सीटें। इसका अर्थ यह है कि अपनी विचारधारा को वो भारत की आजादी के बाद से अब तक काफी मजबूत स्थिति में ला सके हैं। तमाम भारतीय संस्थाओं के ऊपर उन्होंने अपने लोगों को मजबूती के साथ बिठा दिया है, इन्फिल्ट्रेट करा दिया है। सत्ता के शीर्ष पर उनका कब्जा है, लेकिन चूंकि अभी भी उनके पास जो 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 ताकत होनी चाहिए इस पूरे संविधान को पूरी तरीके से खारिज कर देने की, वो ताकत उनके पास नहीं है। इसलिए अभी भी वो लिबरल स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं, और इसीलिए अभी भी भारत का संविधान जीवित है, भारत का लोकतंत्र जीवित है। और जो आपका सवाल था कि भारत अभी तक पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल स्टेट नहीं बना है, और नहीं बना है, यही अभी तक के लिए एक सेविंग ग्रेस है। लेकिन समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे तमाम सोच प्रक्रिया को लेकर अगर आप देखें तो आपको इस बात का पूरी तरीके से एहसास होगा कि उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव आया है, और यह बदलाव आसानी से जाने वाला नहीं है। हमारी जो आपकी चर्चा है और पिछले सवाल के जवाब में जो आपने अभी कहा है, उससे एक दो प्रश्न मेरे दिमाग में उठते हैं जो इस किताब से जुड़े हुए हैं। आपने आरएसएस को महत्व दिया है इस किताब में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो कुछ भी हैं आरएसएस के कारण है, ये भी बात सही है, उसी के प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये कि आरएसएस जो चाहता वही कर लेता, और 2014 से 24 के बीच में जो कुछ हुआ है आरएसएस के कारण हुआ है, ये कहकर कि एक मेजर कंपोनेंट जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जीत में या उनके राजनीतिक वैभव विस्तार में जो बहुत अहम है,
आरएसएस के बाद मैं दूसरे नंबर पर उसको रखता हूं, लेकिन आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? और वो है कारपोरेट। क्या लाल कृष्ण आडवाणी उनकी जगह प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होते 2014 में, क्या लाल कृष्ण आडवाणी इतने कामयाब हो पाते जितना नरेंद्र मोदी हुए? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ हिंदुत्व था, बल्कि कारपोरेट की पूरी ताकत थी। आप कैसे देखते हैं इस विचार को? देखिए, मैं इसको ना थोड़े अलग अंदाज से मैं देखने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो जो मैंने कहा कि मेरे नजर में मैं बीजेपी को एनालाइज नहीं करता हूं, मैं नरेंद्र मोदी को एनालाइज नहीं करता हूं, मैं आरएसएस को एनालाइज करता हूं। दूसरी चीज ये है कि मैं ये नहीं मानता कि ये बीजेपी की सरकार है, मैं मानता हूं ये आरएसएस की सरकार है। और जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में खटपट है, मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखता। मेरा ये मानना यह है कि एक बड़ा आरएसएस एक बड़ा कॉर्पोरेशन, एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप रिलायंस से उसकी तुलना कर सकते हैं। और उसके अंदर अलग अलग वर्टिकल्स हैं और हर वर्टिकल का एक सीईओ है। पॉलिटिक्स का वर्टिकल अलग है, हिंदू महासभा क्या कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद एक अलग वर्टिकल है, बजरंग दल एक अलग वर्टिकल है, बीजेपी एक अलग वर्टिकल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अलग वर्टिकल है, मजदूर संघ एक अलग वर्टिकल है, किसान सभा एक अलग वर्टिकल है। और इन सबके अलग अलग सीईओ है, सबके अपने काम और सबके अपने अपने जो टारगेट्स है वो निश्चित है। और ये सब एक साथ मिलकर अपने चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं, जिनका नाम है मोहन भागवत, जहां जो आरएसएस का शीर्ष पुरुष है वो मोहन भागवत तो कोई और भी हो सकता है। तो ये जो अब जब इतने बड़े वर्टिकल्स होते हैं तो कॉर्पोरेशंस के अंदर भी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर संगठन के अंदर भी अंतर्द्वंद होते हैं, आंदोलनों के अंदर अंतर्द्वंद होते हैं, विचारधारा को कैसे आगे लेकर चलना है इसको लेकर मतभेद होते हैं। कुछ जगहों पे तो ये मतभेद हिंसक रूप भी ले लेते हैं और कई जगह एक दूसरे के कत्ल की बात भी होती है। लेकिन जो मूल है विचारधारा का, जो मूल तंतु है, उस पर किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं होता। उसको कैसे आगे लेके चलना है, किस फॉर्म में लेके चलना है, इसलिए मतभेद होते। तो जो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की जो मतभेद की बात की जाती है, दरअसल ये उसी तरीके का मतभेद है जैसे कि लेफ्ट मूवमेंट पे सोवियत यूनियन में आपने देखा स्टालिन और ट्रॉट्स्की के बीच का जो मतभेद था। लेकिन आशुतोष में कारपोरेट के रोल पर आप जी हाँ, मैं आ रहा हूं। तो या स्टालिन और बुखारिन के बीच का जो मतभेद था, तो ये जो मतभेद की बात आप करते हैं, अब इसमें अगर आप देखेंगे अगर लाल कृष्ण आडवाणी होते तो वो कैसे बिहेव करते, या नरेंद्र मोदी है तो उन्होंने कैसे बिहेव किया। आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी के साथ कॉर्पोरेट बड़ी मजबूती के साथ होता। मेरा मानना है कि लाल कृष्ण आडवाणी भी होते तो कॉर्पोरेट इतनी मजबूती के साथ होता। कॉर्पोरेट उतनी ही मजबूती के साथ, आपने देखा हिटलर के जमाने में पूरा जर्मनी का कॉर्पोरेट हिटलर के साथ था और उसने उनको पूरी तरीके से फंड किया, उसको तो आगे बढ़ाया। तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता था कि आडवाणी के साथ होते तो दो चार ये कंपनी उनके साथ नहीं होती, या थोड़ा सा लचीलापन उनके अंदर होता। नरेंद्र मोदी के साथ वो लचीलापन नहीं दिखाई पड़ता, जो कंपनियां उनके साथ नहीं भी आना चाहती थी वो भी आ जाती हैं। तो ये एक थोड़ा बहुत स्पेस शायद मिल जाता। लेकिन इसमें मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चूंकि हिंदुस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इस आइडियोलॉजिकल स्टेट के अंदर जितने तरीके के कॉर्पोरेशन थे उनके पास इस विचारधारा को मदद करने के, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के, इस यूटोपिया के कंस्ट्रक्शन में, हिंदू राष्ट्र को बनाने में अपनी भूमिका निभाने के अलावा दूसरा कोई चारा था ही नहीं, या कोई चारा है भी नहीं। वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ये खुलकर कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र के साथ नहीं हूं या मैं नरेंद्र मोदी के साथ नहीं हूं। ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो कॉर्पोरेट है उसका चरित्र बहुत ही सेमी फ्यूडल है और बहुत ही डरपोक कॉर्पोरेट है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा बजट पेश नहीं हुआ जिसमें हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स ने उसको क्रांतिकारी न बताया हो और जिसको बहुत रेडिकल न बताया हो और बहुत ही बेहतरीन न बताया हो। क्या वो मनमोहन सिंह का बजट रहा हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का बजट रहा हो। तो हमारा कॉर्पोरेट बहुत डरपोक कॉर्पोरेट है। तो इसलिए मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कॉर्पोरेट्स ऐसे ही बिहेव करते, क्योंकि कॉर्पोरेट्स हमेशा सत्ता के साथ जाते हैं। क्योंकि विचारधारात्मक जो वैचारिक स्टेट होता है, जो वैचारिक आइडियोलॉजिकल स्टेट होता है, उसमें सत्ता का स्वरूप बहुत अलग तरीके का होता है। और जो उसके साथ है वो तो मित्र है, और जो उसके साथ नहीं वो शत्रु है, और जो शत्रु है उसका एनाइलेशन तय है। यह आपको सोवियत यूनियन में दिखाई पड़ता है, या आपको चाइना में भी दिखाई पड़ता है, यह हिटलर के जमाने में भी था, मुसोलिनी के जमाने में भी था, और यह इस स्टेट के साथ भी। जो कॉर्पोरेट इनके साथ नहीं है, जो मीडिया इनके साथ नहीं है, उनकी दुकानें बंद कर दी गई, या तो उनको जेल में जाना पड़ा या फिर उनको कुछ दूसरी तरीके की प्रताड़ना सहनी पड़ी। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि कॉर्पोरेट्स। क्या आपको नहीं लगता है कि आइडिया ऑफ इंडिया वाला जो खेमा है
इसकी अपनी कमियों, अपनी गलतियों, अपने ब्लंडर्स, अपनी बेवकूफियों के कारण आरएसएस और नरेंद्र मोदी को एक तरह से कारपोरेट जो और आरएसएस जो अलायंस दिखाई देता है दोनों के बीच, इसको अनायास बहुत बड़ी सफलता मिली। ये केवल हिंदुत्व की जीत नहीं थी, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया वालों की एक तरह से उनके उनकी उनकी गलतियों का, उनके उनके ब्लंडर्स का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ये अपने आप में एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि हिंदुत्व को 2014 में जो जीत मिली वो इस वजह से जीत मिली क्योंकि वो हिंदुत्व था, हिंदुत्व के प्रति लोगों के मन में आकर्षण था, या जो ओल्ड लिबरल ऑर्डर था वो क्रम्बल कर रहा था। और मेरा मानना यह है कि ये दोनों का मिला जुला एक वो है, एक मिली जुली बात। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अगर आप 1945 के बाद के अगर वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो वो एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, और वो वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में कमजोर हो रहा है, क्रम्बल कर रहा, टूट रहा है, वो लोगों का उससे मोह भंग हो रहा है। तो वो हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक विचार का एक युग होता है। तो 1945 से लेकर तकरीबन आप देख लीजिए 70-80 साल तो हो ही चुके हैं। तो वो जो उस वक्त का जो समाज जो 1945 के ठीक बाद का समाज के लिए जो लिबरल ऑर्डर बना था, वो 1925 में जो समाज में परिवर्तन आया है, उस समाज की इच्छाओं, आकांक्षाओं, अनुभवों, उसकी जो एम्बिशंस हैं वो सब बदल चुकी हैं। तो उसको एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। क्योंकि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर अपने अंदर उतनी तेजी के साथ बदलाव नहीं कर पाया, इसलिए लोगों को उससे डिजेक्शन है, लोग विकल्प की तलाश में है। क्योंकि लोग विकल्प की तलाश में है, इसलिए पूरी दुनिया में दक्षिणपंथियों का उदय हो रहा है। भारत में कांग्रेस के साथ भी वही हुआ। कांग्रेस में लगातार 1989 के बाद से क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने अपने अंदर बदलाव करने की कोशिश नहीं की, तो 2014 में पूरी तरीके से कमजोर पड़ गए और 50 से कम सीटें उनके पास आ गई। उस वक्त लोगों को एक तलाश थी विकल्प की, और इत्तेफाक की बात कह लीजिए, हिंदुत्व वो विकल्प देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार था। उसके पास संगठन भी था, उसके पास विचार भी था, उसके पास यूटोपिया भी था, उसके पास पैसा भी था, उसके पास नेता भी था, और उसके पास नीति भी थी। तो वो एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सही वक्त पे सही आदमी का पहुंचना, तो सही वक्त पर पहुंच गए। ऐसा नहीं था कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोई जबरदस्त आंदोलन इस देश के अंदर खड़ा किया। ऐसा कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, इसके बावजूद वो जीते और इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीते। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस लिबरल खेमे की आप बात कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में बिखर रहा था, बहुत वर्षों से भारत उसका अपवाद नहीं हो सकता था, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसने ऐसा क्या किया कि ये जो खेमा था, जो आइडिया ऑफ इंडिया को कुचल करके अपना आइडिया ऑफ इंडिया पेश कर रहा था, हिंदुत्व का इंडिया जिसको आप कहते हैं ब्रॉडली, ये ऑल ऑफ सडन इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से आ गया। लेकिन ये जो उसकी विफलताएं हैं वो आपके विमर्श से गायब। यूपीए 2 खासकर मनमोहन सिंह, देखिए ये उसके बहुत अलग से कारण है। एक तो मेरा पैशन है कि इस हिंदुत्व के फिनोमिनन को समझना, तो इसलिए मैंने लिबरल ऑर्डर के बारे में उतनी ज्यादा चर्चा नहीं की। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका मूल सवाल ये है कि लिबरल जो ऑर्डर था उसने उन चीजों को एड्रेस नहीं किया जिनको वो एड्रेस करना चाहिए था, इसीलिए लोग उनसे नाराज हुए। यही आपका प्रश्न है। देखिए, दो चीजें हुई। एक चीज तो ये, उन्होंने भी वोट देना शुरू कर दिया हिंदुत्व को। उन लोगों ने भी जाने बगैर कि हिंदुत्व कितना उनके लिए खतरनाक है, उन्होंने वोट देना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो अब आप इसको समझिए कि जो हमारे देश की में जो सबसे बड़ी क्रांति पिछले 2,500-3 हजार साल में, सबसे बड़ी क्रांति जिसका कोई जिक्र ही नहीं करता, वो क्रांति है भारत का संविधान। जो समाज सदियों से गैर बराबरी पर टिका हुआ था, अचानक एक दिन आपने उस समाज को बराबरी का आईना दिखा दिया कि जो दलित, पिछड़े, जो कभी भी अपर कास्ट के सामने खड़े नहीं हो सकते थे, आपने कहा कि नहीं, आप दोनों लोग बराबर हैं, कानून की नजर में दोनों बराबर हैं। जिस दिन आपने ये पॉलिटिको लीगलिस्टिक इक्वालिटी दी, उसी दिन दरअसल आपने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी, और उस क्रांति की जो गति थी उसको
जो राजनीतिक पार्टियां थी, उसको मैं विशेष तौर पर जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं उनको मैं जिम्मेदार मानता हूं कि वो उसकी ताकत को नहीं समझ पाए और वो उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाए या उनके विचारों को इतनी मजबूती के साथ नहीं उठा पाए। कांग्रेस तो नहीं ही समझ रही थी। कांग्रेस को लगा कि हम पॉलिटिकल इक्वालिटी दे देंगे, हम लीगल इक्वालिटी दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी दे देंगे, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी दे देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो सोशल, जो सामाजिक समानता का जो अधिकार था, जो सोशल इक्वालिटी की बात थी, वो नहीं मिली। और ये जो पूरी क्रांति थी, ये इस क्रांति ने जब पॉलिटिकल पावर दिया तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई अब हमको सामाजिक स्तर पर भी वो गरिमा मिलनी चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो रिजर्वेशन की मांग ओबीसी तबके की तरफ से होती है, या जो राम मनोहर लोहिया जो जिस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, वो उसी डिबेट का हिस्सा है कि लोगों को सामाजिक न्याय चाहिए था, लोगों को सामाजिक बराबरी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। कांग्रेस इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रही थी। मंडल कमीशन को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, कांग्रेस ने लागू नहीं किया। और राजीव गांधी ने संसद के पटल पे खड़े होकर इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया, वायलेंट रिएक्शन हुआ उसका। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि आरएसएस और हिंदुत्व का उदय इसलिए हुआ क्योंकि समाजवादियों ने जिस मुद्दे को उठाया था, उस मुद्दे को आगे लेकर वो नहीं चल पाए और आपस में लड़ मरे। अगर वो जो हिंदुस्तान का जो 50% ओबीसी की पॉलिटिक्स थी, अगर उस पॉलिटिक्स में एकता होती तो ये कतई संभव नहीं था कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स इतनी आगे आ जाती। और उस ओबीसी की पॉलिटिक्स को अगर दलित आंदोलन से अगर जोड़ दिया गया होता तो 70% की राजनीति होती। जो समाजवादियों में जो सोशलिस्ट पार्टीज थी, जो सोशलिस्ट विचारधारा थी, उसके अंदर यह पोटेंशियल था। लेकिन आप देखिए, राम मनोहर लोहिया जेपी के बीच में नहीं पड़ती, वो आपस में लड़ते हैं। और आज की तारीख में आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, या बीजू जनता दल हो, ये सारी तो उसी एक समाजवादी धारा से निकली हुई पार्टियां हैं। ये लेकिन ये अलग अलग खंडों में बटी हुई हैं। और दुर्भाग्य देख लीजिए, ट्रेजेडी ये देख लीजिए कि इन तमाम समाजवादी पार्टियों ने बजाय ओबीसी दलितों की पॉलिटिक्स करके इस देश में अपने बल पे सरकार बनाई होती, अपने बहुमत सरकार बनाई होती, आज की तारीख में ये हिंदुत्व की पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर हो गई है। जनता दल यूनाइटेड आपके सामने बिल्कुल साफ उदाहरण है। बीजू जनता दल ने भी इनके साथ समझौता करने की कोशिश की। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, यहां पे समाजवादी पार्टियां, गुजरात में एक जमाने में बहुत पावरफुल हुआ करती थी, लेकिन इन सबों ने हिंदुत्व के साथ समझौते किए और अंत में गुजरात से समाजवादी पार्टियां खत्म हो गई, राजस्थान से खत्म हो गई, मध्य प्रदेश से खत्म हो गई, हरियाणा में खत्म हो गई। तो हिंदुत्व बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहा था, बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से काम कर रहा था। और समाजवादी लोग प्रखर होने के बावजूद भी न तो आरएसएस के खतरे को महसूस कर पा रहे थे और न ही अपनी ईगो को वो दबा पा रहे थे। तो मेरा यह मानना यह कि भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है उसको हटाने के लिए आंदोलन थे। समाजवादी पार्टी उस कांग्रेस विचारधारा को रिप्लेस करने के लिए सबसे आदर्श विकल्प था। लेकिन चूंकि समाजवादी नेताओं के अंदर दूरदर्शिता का भाव था, अनुशासन का भाव था, इसलिए वो खत्म होते चले गए। और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ही कम प्रखर लोगों की जमात है, वो अपने अनुशासन की वजह से, अपने पेशेंस की वजह से आज वहां पहुंच गई जहां पर है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, इतिहास के इस अध्याय को जिस तरह आप पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं जहां पर प्रस्थान बिंदु जिसको कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट एक तरह से, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है जेपी मोमेंट जिसको कहा जाता है, जब हम लोग इंटर और बीए के बीच में थे, खासकर हम उस वक्त ये हुआ था, इंटरमीडिएट में मैं था, तो जिस तरह आरएसएस ने उस आंदोलन में खासकर बिहार और ईस्टर्न यूपी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और जेपी ने आंख मूंद कर उनको महत्व दिया, रिकॉग्नाइज किया उनके रोल को। थोड़े बहुत एक दो बार आपस में कुछ बकझक जरूर हुई, लेकिन जेपी का उनको पूरा पैट्रनेज था। और उन्होंने दिल्ली में तो एक सभा में बाकायदा कह दिया कि अगर आप आरएसएस को कम्युनल कहते हो तो हम भी कम्युनल हैं, जब उनके बीच से ही कुछ लोगों ने सवाल उठाया, जेपी मूवमेंट के लोगों ने। आपको क्या लगता है कि गलतियों की शुरुआत समाजवादियों के खेमे में उसी समय से हो गई या ये लोहिया के जमाने से हुई? नहीं, लोहिया से। इसके लिए तो मैं राम मनोहर लोहिया को जिम्मेदार मानता हूं। जेपी ने उस प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। आपको याद होगा, और आप तो खैर इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, 1963 या 62 का चुनाव होगा जिसमें पहली बार दीनदयाल उपाध्याय, आचार्य कृपलानी और एक कोई और सज्जन थे, तीनों लोगों का एक साझा कैंडिडेट के तौर पर इनका चुनाव लड़े थे।
और उसमें दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल दीनदयाल तो उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार गए थे और बाकी 2 लोग जीत गए थे। जौनपुर से वो लड़े पहली थे। कोशिश थी, देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु इसलिए है क्योंकि उसके पहले तक आरएसएस बहुत ही डिस्क्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन थी। गांधी जी की हत्या के बाद गुरु गोलवलकर को गिरफ्तार किया गया था, आरएसएस के ऊपर बैन लगा था और पूरे देश के अंदर यह माहौल था कि दरअसल कहीं ना कहीं गांधी की हत्या के पीछे इन लोगों का हाथ है या इनकी वजह से उनकी हत्या हुई। ये एक माहौल था वो बहुत। और आरएसएस ने उस दौरान सावरकर के साथ भी अपनी दूरियां बहुत बना ली थी, सावरकर के साथ अपने आप को नहीं दिखाई पड़ते थे। तो जब पहली बार दीनदयाल उपाध्याय के साथ जब समाजवादी राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जब वो गठबंधन की बात हुई, तो वो पहली कोशिश थी जब आरएसएस पर जो दाग लगा हुआ था, जो 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 डिस्क्रेडिट हो रहे थे, वो पहली बार उनको क्रेडिबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है और लोगों की नजर में वो सम्मानित होने शुरू हो जाते हैं। मैं लार्जर कैनवस की बात कर रहा हूं। 1967 में जब सारा विपक्ष एकजुट हो जाता है इंदिरा गांधी के खिलाफ और जब 9 राज्यों के अंदर जो संयुक्त विपक्ष की सरकार बनती है, उसमें आप देखिए उसमें लेफ्ट भी है, उसमें समाजवादी भी है और उसमें जनसंघ भी है। वो सारी भी जो एंटी कांग्रेसिज्म है, दरअसल ये एंटी कांग्रेसिज्म ही भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के उदय का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि राम मनोहर लोहिया इस बात को देख ही नहीं रहे थे कि ये जो आरएसएस नाम का जो संगठन है या जो आरएसएस नाम की चीज है, ये जिसके खिलाफ नेहरू जी ने एक तरीके से हल्ला बोला था 1951-52 के चुनाव में, वो आगे चल के कितनी खतरनाक हो सकती है। तो मैं मूलतः मानता यह हूं कि राम मनोहर लोहिया जिम्मेदार है। जेपी तब तक सीन से गायब थे क्योंकि जेपी तब तक अज्ञातवास में थे, लेकिन जब इमरजेंसी का दौर आया तो फिर वही एंटी कांग्रेसिज्म, इंदिरा गांधी को हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर इंदिरा गांधी मगर आरएसएस अगर फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। तो जो पूरा एक आवरण था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया और बीजेपी, जनसंघ और आरएसएस एक बहुत ही सम्मानित संगठन हो गए लोगों की नजर में कि अगर जेपी इनके साथ है तब तो इनके साथ कोई स्टिग्मा लगना ही नहीं चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि राम मनोहर लोहिया ने हिंदुत्व के उभार के लिए जिम्मेदार, अगर आप माने, मैं तो मानता हूं उसके लिए, और जेपी ने उनको जो सम्मान दिया उस वजह से। और इस दौरान आप देखिए कि आरएसएस कितनी चालाकी से काम कर रहा था। उसने अटल बिहारी वाजपेयी के उदारवादी चेहरे को सामने रखा कि देखिए एक संविधान में यकीन करने वाला आदमी है, लोकतंत्र में यकीन करने वाला आदमी है, देखिए ये कितना उदारवादी चेहरा है। लेकिन वो सब इसलिए था क्योंकि उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी को आगे नहीं कर सकते थे, वो जानते थे अच्छी तरीके, बलराज मधोक को आगे नहीं कर सकते थे। और बलराज मधोक देखिए उस पूरी धारा में वो पीछे चले जाते, पार्टी से निकाल दिए जाते हैं। और उस वक्त के आरएसएस के लोगों को, जनसंघ के लोगों को चिंता यह थी कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक रही है, और बलराज मधोक ने यही आरोप लगाया था दरअसल इनके ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जी। तो मेरा कहना यह है कि जिसकी शुरुआत 1962-63 में राम मनोहर लोहिया ने की थी, 1977 में जनता पार्टी में जनसंघ का विलय कराकर दरअसल जयप्रकाश नारायण ने हिंदुत्व के उत्कर्ष की कहानी लिख दी थी। आपने जो बात समाजवादियों के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर लोहिया और अन्य के कॉन्टेक्स्ट में कही है कि नेहरू को या कांग्रेस को वो अपना एनिमी के रूप में देखने लगे और सबको मिलाने लगे, यही बात कांग्रेस के बारे में भी कही जा सकती है कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने, और आपने अपनी किताब में लिखा है, आपकी किताब में यह बात दर्ज है, आप एक जगह लिखते हैं कि एक समय नेहरू ने कहा कि मेरी बात याद रखिए, भारत के सामने कम्युनिज्म की चुनौती नहीं है, कम्युनलिज्म की चुनौती है। दिस इज योर सेंटेंस इन योर बुक, नेहरू को कोट करके। और नेहरू को जो कोट आपने किया है, अब आप देखिए कि यूपीए 2 में, बल्कि यूपीए 1 में ही शुरुआत हो गई थी, कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से मुठभेड़ की और कम्युनिस्टों ने कांग्रेस से मुठभेड़ की न्यूक्लियर डील के बारे में। वह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बचा जा सकता था, आराम से निगोशिएशन चल सकता था अगर कांग्रेस में या लेफ्ट में कोई ऐसा आदमी होता, कोई ऐसा बड़ा नेता होता जो बेहतर ढंग से निगोशिएट करता। सोमनाथ चटर्जी जैसा कोई नेता अगर एक्सेप्टेबल होता, या कोई भी। दूसरी तरफ यूपीए 2 के प्राइम मिनिस्टर ने जितने ग्रुप्स थे छोटे छोटे कम्युनिस्टों के, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो विचारधारा के स्तर पर,
उनको मेजर थ्रेट कहा इंडिया के लिए, लेकिन बढ़ते हुए कम्युनलिज्म पर उनका ध्यान नहीं था, पूरे यूपीए 2 का। आपको कैसे लगता है, इसको कैसे आप देखते हैं? आई थिंक बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये मतलब ये तो मेरे मन का सवाल भी है। कभी जब इतिहास लिखा जाएगा आरएसएस का, और इसकी उत्कर्ष गाथा को जब लिखा जाएगा, तो उसमें एक चीज का जिक्र बहुत जरूरी होना, वो ये है कि आरएसएस को हमेशा भारत में बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया, और आरएसएस हमेशा अपने कार्यों में एकदम जुटा रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए अगर आप, और मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैं 2018-19 में जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, ये हिंदू राष्ट्र, और मैंने इस हिंदू राष्ट्र की किताब को लिखने के समय मैंने बहुत हिंदुस्तान के बड़े टॉप इंटेलेक्चुअल से बात की, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों से बात की, और मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि ज्यादातर लोगों ने आरएसएस का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है पढ़ा ही नहीं था। उनको एक बहुत ही सुपरफिशियल और बहुत ही छिछली जानकारियां थी कि आरएसएस एक नॉन सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदू मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स करता है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने सावरकर का 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं था। और मैं बहुत टॉप, नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बहुत टॉप इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात कर रहा हूं, जो बड़े प्रख्यात हैं और अखबारों में उनके बड़े बड़े लेख छपते हैं। उससे फिर मैंने थोड़ा सा बैकवर्ड जाना शुरू किया, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल आरएसएस इतना ग्रो इसलिए किया क्योंकि आरएसएस ने हमेशा अपने आप को फायरिंग लाइन से नीचे रखते हुए आगे बढ़ता चला गया, और लोगों को एहसास ही नहीं होने दिया कि उसकी विचारधारा क्या है, और बाकी लोगों को लगा कि ये इनके पास तो कोई विचारधारा नहीं है, और ये तो इनका तो लिटरेचर किसी लायक नहीं है, इस अंडर एस्टिमेट करके उसको कोने में फेंकते रहे और वो अपना काम करते गए। तो मेरा ये मानना ये है कि आरएसएस को अगर गंभीरता के साथ सिर्फ एक आदमी ने लिया, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वो उस गंभीरता को, और ये उस आदमी की दूरदृष्टि थी, बाकी लोग बहुत छोटे हो गए थे। और जो दूसरा बड़ा कारण था वो ये कि आजादी की लड़ाई के बाद, और कम से कम नेहरू के जाने के बाद, इस देश के अंदर राष्ट्रवाद को लेकर, नेशनलिज्म को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। राजनीति सिर्फ सत्ता का पाने का एक हथियार बस होकर इंस्ट्रूमेंट बन गया। राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना है, सेकुलरिज्म को मजबूत करना है, राष्ट्रवाद को मजबूत करना है, गांधीवाद को मजबूत करना है, इसकी डिबेट ही खत्म हो गई। तीसरी जो बड़ी बड़ी गलती थी वो ये गलती ये थी कि हमने सेकुलरिज्म को धर्म के नकार से जोड़ दिया, कि धर्म मतलब सेकुलरिज्म का माने निगेशन ऑफ रिलीजन, और हम ये भूल गए कि धर्म दरअसल इस समाज को एकत्रित करने का, उसको नैतिक करने का सबसे पुराना हथियार था। तो वो ये जो 3 कमियां हैं, अंडर एस्टिमेट करना, साथ ही साथ धर्म का नकार करना, और राष्ट्रवाद को पूरी तरीके से भुला देना, ये कारण है। इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आरएसएस ने जो इतनी बड़ी चढ़ाई की आइडिया ऑफ इंडिया पर, और उसमें इतनी बड़ी जीत दर्ज की, आपको क्या लगता है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, खासकर 2008 से लेकर के और 2014 के बीच में, 13 के बीच में, आज जिस तरह सामाजिक न्याय, संविधानवाद के पक्षधर के रूप में, ध्वजवाहक के रूप में राहुल गांधी का अभ्युदय हुआ है, अगर ये 2008 से लेकर 2013 के बीच में यही रूप लेकर अगर श्रीमान राहुल गांधी अवतरित हो जाते भारत की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, खैर उस समय तो सत्ता पक्ष में थे, तो क्या चीजें बदल सकती थी? तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने क्या इतिहास का एक बहुत बड़ा मौका गंवाया जिससे कि आरएसएस को इतनी बड़ी सफलता मिली? देखिए, ये तो बहुत ही ये तो आपने गुगली डाल दी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास तो उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा मानना यह है कि सत्ता का अपना एक डायनामिक्स होता है, और कांग्रेस पार्टी उस वक्त सरकार सत्ता में थी, तो जाहिर सी बात है जब आप सरकार में होते हो तो आपके सोचने का तरीका पूरी तरीके से अलग हो जाता है। तो उस वक्त ये उम्मीद कर पाना कि राहुल गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका करते, या राष्ट्रवाद की कोई अलग जगाते, या फिर सेकुलरिज्म कोई अलग जगाते,
ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता कि वो कर भी पाते हैं नहीं कर पाते। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या, महत्वपूर्ण। नो नो, थ्रेट फ्रॉम कम्युनलिज्म, थ्रेट फ्रॉम, हाँ हाँ, आई मीन उसकी बात मैं कर रहा हूं। देखिए राजनीति में और समाज के अंदर और इतिहास के अंदर एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वो इंटीग्रिटी। 2014 आते आते कांग्रेस की इंटीग्रिटी इतनी कम हो गई थी कि वो कोई भी आंदोलन करते उसको उनका ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था। और यह बात देखिए, अन्ना के आंदोलन को जो ट्रैक्शन मिला वो इसलिए था कि लोग बेचैन थे। लोगों के अंदर ऐसा नहीं था कि आरएसएस नाम का संगठन तो 1925 से काम कर रहा था, क्यों नहीं इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए? क्योंकि लोगों के अंदर बेचैनी थी, लोग इस बात को लेकर परेशान थे, लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। और जबकि पूरी दुनिया खुल गई थी, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया खुल रही थी, लगातार लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, लोग भ्रष्टाचार से परेशान नजर आ रहे थे। तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती थी, संगठन के तौर पर भी नहीं दे सकती थी। उसका जवाब तो जो विकल्प को पाने की बेचैनी थी वही होती। और चूंकि उसके लिए मैंने कहा ना कि अन्ना का आंदोलन ने वो जमीन तैयार कर दी और अब बीजेपी ने उसकी फसल काट ली और नरेंद्र मोदी उसके सबसे सौदागर साबित हुए। मैं एक सवाल और पूछने की इजाजत चाहूंगा, वो ये कि आप अन्ना आंदोलन का नाम लिए और मेरे दिमाग में जो सवाल था अचानक फिर से वो आ गया। आप स्वयं अन्ना आंदोलन के बौद्धिक एक समर्थक के रूप में माने गए जब आप पत्रकार थे। बाद में आपने उस पार्टी को ज्वाइन भी किया और चुनाव भी लड़ा, और फिर आपने बिल्कुल अपने को वहां से हटाया और फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। जर्नलिज्म और लेखन में आप आ गए पूरी तरह। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बहुत सारे लोग जो आपके साथ अन्ना आंदोलन में थे, बहुत सारे पत्रकार उसको क्रांति कहते थे, मैं तो उस समय भी भ्रांति कह रहा था। मैं आपसे आज जानना चाहता हूं कि क्या प्रशांत भूषण की तरह आप भी मानते हैं कि उसके पीछे आरएसएस बीजेपी की योजना थी और अन्ना को एक केवल सामने लाया गया था? देखिए इस सवाल का मैं बहुत बार बार सामना कर चुका हूं। दो चीजें हैं। पहली बात तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था कि उस वक्त समाज में जो बेचैनी थी वो एक बदलाव की तलाश में थी। अब आप क्रांति की परिभाषा कैसे करते? क्रांति का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, और वो 2014 के चुनाव में साफ दिखाई पड़ा कि लोग दरअसल बदलाव चाहते थे। लोग उसको पूरा जो कांग्रेस का सिस्टम था उससे उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। तो उस लिहाज से वो एक क्रांति थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा था इट इज नथिंग लेस देन ए रिवॉल्यूशन। लेकिन उस क्रांति का स्वरूप क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस क्रांति के मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसे लोगों को आज 13 साल हो गए, 14 साल हो गए हैं, 2011 में वो आंदोलन हुआ था, गंभीरता से बैठ के आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या हमने गलतियां की? मेरा मानना है कि मैं अब उस प्रक्रिया में हूं जहां मैं मानता हूं कि हाँ, हम जैसे बहुत सारे लोगों से और मुझसे भी गलतियां हुई। गलती क्या हुई कि हम उसकी जो निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से जो विवेचना करनी चाहिए थी वो विवेचना हमने नहीं की। हमने उसको अनकंडीशनल सपोर्ट किया था। ये हमारी गलती थी और ये गलती देश के ऊपर बहुत भारी पड़ी, क्योंकि इसी अन्ना आंदोलन की पीठ पर सवारी करके आरएसएस ने इस देश के अंदर 2014 में अपनी सरकार बनाई और हिंदुत्व को एक बहुत बड़े विचारधारा के तौर पर बहुत बड़े तबके के बीच में ले जाने में कामयाब हो गए। बिना अन्ना के आंदोलन के आरएसएस नाम की संस्था 2014 के अंदर सरकार बना ही नहीं सकती थी। मेरा पक्का विश्वास है। तो अन्ना के आंदोलन ने जमीन, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अन्ना का आंदोलन जो था वो आरएसएस के द्वारा स्पॉन्सर्ड था या उसकी लीडरशिप आरएसएस के हाथ में, मैं ये नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि वो एक इंडिजिनस ऑटोनमस आंदोलन था जो अपने स्वतः स्फूर्त तरीके से खड़ा हुआ था। लेकिन जब वो आंदोलन बड़ा होने लगा तो आरएसएस ने पूरी तरीके से उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया और इन्फिल्ट्रेट करके उसको अपने हिसाब से उसको बदलने की कोशिश की और कांग्रेस और मौजूदा सरकार को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। तो अन्ना के आंदोलन आरएसएस ने उसका राजनीतिक इस्तेमाल बहुत करीने से किया। क्योंकि अगर जब मैं 13 साल पुराना, 14 साल पुरानी घटना की तरफ मैं जाता हूँ, रामलीला मैदान में मैं आपको देखता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉल लग गए थे जहां पे कि आरएसएस के लोग थे जो पूरी कचौड़ी खिला रहे थे, जो पूरी भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और लोगों की भीड़ को लाने में मदद कर रहे थे। देश के अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर जो कैंडल लाइट प्रोसेशन हो रहे थे, उसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आरएसएस के कोई स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम थे। मैं ये कतई मानने के लिए तैयार ना मैं कुमार विश्वास को आरएसएस का आदमी मानता हूं, ना ही मैं
संजय सिंह को मानता हूं, ना ही मनीष सिसोदिया को मानता हूं, ना ही मैं प्रशांत भूषण को मानता हूं। प्रशांत भूषण के पिताजी का जरूर बीजेपी के साथ एलिजियंस था, लेकिन प्रशांत भूषण तो पूरी तरीके से आरएसएस विरोधी हैं। वो या अब उसमें अलग अलग तबके के लोग थे, जस्टिस संतोष हेगड़े भी थे उसमें, किरण किरण क्या नाम उनका, मैं भूल गया, किरण बेदी। हाँ, किरण बेदी भी थी। तो ये जो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी उस वक्त की, इसमें से किसी का भी आरएसएस से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, कोई भी आरएसएस की शाखा से निकल के नहीं आया था। ये सब लोग अलग अलग लोग इकट्ठा हुए थे, ये सब अलग अलग लोग समाज के अंदर जो बेचैनी हो रही थी उस बेचैनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और सब किसी इत्तेफाक की वजह सब एक साथ आ गए, और उसके बाद उस बेचैनी को एक एक्सप्रेशन मिला, और उस एक्सप्रेशन को आरएसएस ने राजनीतिक तौर पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश किया। ये इस थीसिस उस बारे में। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर अन्ना का आंदोलन होता तो क्या मैं आंख बंद करके उस आंदोलन को सपोर्ट करता? मेरा जवाब है ना। क्या मैंने गलती की? मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, और मुझे स्पष्ट तौर पर ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तरीके से उस आंदोलन की विवेचना करनी चाहिए थी। मुझे उस वक्त ये लगा था कि ये क्रांति की तरीके से है, और में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने अपनी किताब के संदर्भ में हमसे चर्चा की, और बहुत सारे प्रश्नों पर जो किताब से उठते हैं, किताब के अंदर जो व्याख्याएं हैं, जो विमर्श है, उससे ये सारे के सारे सवालात जुड़े हैं, आपका जवाब भी जुड़ा है। हमारे दर्शकों को जरूर ये किताब पढ़नी चाहिए, श्रोताओं को, और ये किताब बहुत ही अच्छी है कई मामलों में, और आपको ये विचारोत्तेजक लगेगी। आप सहमत हो इससे, असहमत हो किन्हीं मुद्दों पर, वो अलग बात है, लेकिन आप इसके विश्लेषण को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों जरूर किताब पढ़िए, और आप जरूर बताइए भी कि आपको कैसी लगी, और आपको आज की चर्चा कैसी लगी। जरूर आपका इंतजार होगा, आपकी टिप्पणियों का। मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं आपकी टिप्पणियां कई बार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।